अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ अनाप पार्ट 3। वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। आधी रात हो चुकी थी जब उसे अचानक किसी का नर्म नाजुक सा लम्स अपने करीब महसूस हुआ। वो एकदम जाग गया और ठिठक के उठ बैठा। उसने झट से साइड टेबल लैंप ऑन किया और जो ही सामने देखा तो अनाप को अपने पैरों पे हाथ रखे सोए हुए देखकर चौंक गया। वो बहुत सुकड़ के हसन के पैरों पे अपना हाथ रखे हुए सोई हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ से डर के सोई हुई हो। हसन उसे इस तरह सोए देखकर परेशान सा हो गया। वो झट से बेड से उतरा और उसकी तरफ थोड़ा झुककर उसके बाजू को हिलाते हुए संजीदगी से कहने लगा, अनाब, अनाब उठो यहाँ से, जाओ अपने रूम में जाकर सो। वो नींद में थी, उसने हसन की आवाज़ नहीं सुनी थी। हसन ने दोबारा उसे उठाना चाहा, फिर भी नहीं जागी। तो उसने अनाब के गाल को हल्का सा जैसे ही थपका तो ये एकदम से परेशान हो गया। उसने अनाब के माथे पे हाथ रखा। ओ माय गॉड, इतना तेज़ बुखार! वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उसने अनाब को बेड पे ठीक से लिटाया। बुखार तेज़ होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। वो तेज़ी से रूम से बाहर निकला और फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल कर बाउल में डाल के वापस आया। अनाब के पास आया और उसके माथे पर पानी की पट्टियाँ रखने लगा। जब अनाब को कुछ होश आने लगा तो हसन ने उसे अपने हाथ से दवाई खिलाई। अनाब की ऐसी हालत देखकर वो हद से ज़्यादा फिक्रमंद हो गया था। कहीं ना कहीं वो इस सब का जिम्मेदार खुद को ही ठहरा रहा था। वो सारी रात अनाब के सिरहाने बैठा रहा। फिक्र और परेशानी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। मम्मा ने ठीक कहा था, इतनी प्यारी नाजुक फूल जैसी लड़की कैसी मुरझा सी गई है। अनाब के कमज़ोर से चेहरे को देखते हुए वो खुद को हद से ज़्यादा कोस रहा था। वो हसन के बेड पे सोई हुई थी। रात की बनिस्बत उससे बुखार कम हो गया था। हसन सामने सोफे पर बैठ के अपने डैड को कॉल कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम डैड। आगा रफ़ीक के कॉल रिसीव करते ही हसन ने उन्हें सलाम किया। जी मैं ठीक हूँ, अनाब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसने अनाब की तरफ देखा। रात बुखार हो गया था उसे। हसन की आवाज़ पे अनाब जाग गई थी। उसने अपनी आंखें मूंदते हुए पहले रूम को और फिर सामने बैठे हसन को फ़ोन पे बात करते देखा। हसन ने भी फ़ोन पे बात करते हुए उसे जागते हुए देख लिया। जी डैड, हम परसों आएंगे। ओके ओके, खुदा हाफिज़। अपना मोबाइल टेबल पे रख कर वो अनाब के पास आया। वो अब भी बहुत हैरत से हसन और उसके रूम को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस रूम में कैसे आ गई। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से उसे बुखार हो गया था और बुखार में उसे इतनी ज़्यादा बेचैनी और डर लगने लगा कि वो आके हसन के पैरों में सो गई और बुखार तेज़ होने की वजह से बेहोश हो गई थी, पर उसे कुछ पता न चला। हसन को अपने करीब आते देखकर उसने एकदम अपने पास पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने गले में डाला और नज़र झुका ली। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। उसके करीब आके हसन ने उसके माथे पे आहिस्ता से हाथ रखा और बुखार चेक किया और फिर बहुत नर्म लहजे में उससे पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी। इसके इतने नर्म लहजे में पूछने पर अनाब उसे हैरत से देखने लगी। बुखार तो है अभी। उसे अनाब का माथा गर्म लग रहा था। वो साइड टेबल की दराज खोलकर थर्मामीटर निकालने लगा। अनाब खामोशी से बेड से उतरकर हसन को देखे बगैर उसके रूम से बाहर जाने लगी। हसन ने उसे रोका नहीं था। अब कुछ वक्त बाद मुलाजिम डाइनिंग टेबल पे नाश्ता लगा रहा था जब हसन फ्रेश होकर डाइनिंग रूम में आया। अमूमन उसका नाश्ता अनाब ही बनाती थी, पर आज उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से सकीना बी ने नाश्ता बनाया था। हसन खामोशी से कुर्सी पे बैठ गया, फिर सकीना बी से कहने लगा, सकीना बी आप जाए, अनाब बीबी से कहे आए और नाश्ता कर लें। जी बेहतर, मैं भी कह जाती हूँ। हसन के कहने पे सकीना बी इसी वक्त अनाब को लेने चली गई। हसन अपना मोबाइल निकाल कर मैसेजेस चेक कर रहा था। कुछ ही देर में सकीना भी वापस आई। अनाब बेटा बेटा अनाब बेटा अनाब बाजी कह रही है कि आप खा ले, उन्हें भूख नहीं। सकीना बी की बात सुनकर कुछ सोचकर वो उन्हें कहने लगा, अच्छा आप ऐसा करें, ये नाश्ता मुझे ट्रे पर रख कर दे दें, मैं खुद ही अनाब को दे आता हूँ। हसन की बात सुनकर सकीना बी ने उसे नाश्ता ट्रे पे रख कर दिया। ट्रे लेकर वो अनाब के रूम में आया। दरवाज़ा खुला हुआ था। अनाब बेड पे नीम दराज लेटी हुई थी। हसन को अपने करीब आते देखकर वो कुछ चौंक के सीधी होकर बैठ गई। हसन उसे बहुत प्यार से देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बेड पे उसके सामने ट्रे रखकर खुद भी सामने बैठ गया। कुछ लम्हे खामोशी के बाद हसन ने उसे देख लिया और फिर बहुत नरमी से कहा, थोड़ा सा नाश्ता कर लो। बिना नाश्ता किए अगर मेडिसिन लोगी तो और ज़्यादा वीक हो जाओगी। मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को।
अनाब ने झुकी हुई नज़रों से बहुत कमज़ोर से आवाज़ में कहा था। हसन ने उसे बहुत प्यार से देखा। ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ एक ब्रेड का स्लाइस दो, दवा समझकर ही खा लो, प्लीज़। उसने इतना प्यार अपनाई से कहा था कि वो चाहकर भी मना ना कर पाई, और आहिस्ता करके एक स्लाइस उठाकर इस पे थोड़ा सा जैम लगाकर खामोशी से खाने लगी। स्लाइस उसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था, फिर भी वो सिर्फ हसन के कहने पर ज़बरदस्ती खा रही थी। हसन उसे बहुत प्यार से देख रहा था। जैसे ही उसने स्लाइस ख़त्म किया तो हसन ने उसे दूध से भरा हुआ ग्लास दिया। दूध के भरे हुए ग्लास को देखकर अनाब ने बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ा। हसन उसके चेहरे के तासुर देखकर बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। उसने हसन को चाहकर भी मना नहीं किया और एक ही सांस में दूध का पूरा ग्लास पी गई। गुड गर्ल, इससे ग्लास लेते हुए हसन ने बहुत प्यार से उसे कहा था। हसन ने अनाब के सामने कुछ मेडिसिन रखते हुए कहा, ये खा लो, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। ठीक है, तुम भले आराम करो और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, मैं यहीं बाहर बैठा हूँ। ओके ओके। अनाब ने आहिस्ता करके अपनी गर्दन हिलाई। हसन के बाहर जाते ही वो लेट गई थी। शाम तक अनाब की तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। दोपहर में उसने कुछ भी नहीं खाया था, पर रात हसन के फोर्स करने पे उसने हसन की बात मान ली थी। हसन चम्मच से राइस खा रहा था। अनाब ख्यालों में कहीं गुम खोई खोई सी सूप में चम्मच हिला रही थी। हसन खाना खाते हुए उसे संजीदगी से देखकर कुछ सोच रहा था। उसे अनाब की बहुत फिक्र हो गई थी। वो तो पहले ही इतनी दुबली पतली सी थी और अब एक दिन के बुखार ने तो उसे और कमज़ोर कर दिया था। अनाब ने मुश्किल से 2-3 चम्मच सूप के पिए, वो भी सिर्फ हसन के कहने पे। जब तक हसन खाना खा रहा था वो वहीं बैठी रही। जैसे ही हसन ने खाने से हाथ रोका, वो उसी वक्त खामोशी से उठकर अपने रूम में आ गई। कुछ देर लेटने के बाद वो उठी और रूम में बिखरी चीज़ों को समेटा। बेडशीट ठीक करके वो अभी बैठी ही थी कि दरवाजे पे हल्का सा नॉक हुआ। अक्सर सकीना भी रात को घर जाने से पहले इसके पास आके पूछती थी कि कोई काम तो नहीं। दरवाजे पे नॉक की आवाज़ सुन के उसे यही लगा था कि सकीना भी होगी। आ जाइए, उसने वहीं बैठे हुए आवाज़ दी। उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने हसन को दरवाज़ा खोलकर अंदर आते देखा। उसे आते देखकर वो खड़ी हो गई। शायद हसन को चाय की ज़रूरत थी। अनाब को यही लगा था, क्योंकि वो रोज़ रात को उसे चाय बनाकर देती थी। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? अपने दोनों हाथ कमर के पीछे बांधे उसने बहुत अपनायत और धीमे लहजे में उससे पूछा था। काफ़ी बेहतर है, सर को हिलाकर उसने बहुत आहिस्ता से जवाब दिया। मेडिसिन ली? जी। हसन ने आहिस्ता पलकें झपकते हुए गर्दन हिलाई, फिर कुछ सोचते हुए गहरी सांस लेकर बोला, अनाब, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर तुम बेहतर फील कर रही हो तो कुछ देर के लिए बाहर आओ। मैं ठीक हूँ, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो अनाब से क्या बात करना चाहता था, अनाब ने उससे ये भी नहीं पूछा, न कुछ सोचा। अनाब की बात सुनकर वो खामोशी से बाहर चला गया और लाउंज में जाके टीवी देखने और स्मोकिंग करने लगा। अनाब उसके पास जाने से पहले किचन में गई और उसके लिए चाय बना के ले आई। अनाब को आते देखकर उसने पास पड़ा रिमोट उठाकर टीवी ऑफ कर दिया। अनाब ने हसन के सामने रखी टेबल पे चाय का कप रखा और खुद खामोशी से सोफे पर बैठ गई। उसके बैठते ही हसन ने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया और फिर अनाब को कुछ लम्हे बहुत संजीदगी से देखते हुए कुछ सोचने लगा। फिर एक बड़ी सांस लेकर बोला, जैसा बुरा बिहेवियर मैंने तुम्हारे साथ रखा उसके लिए तुम्हें मुझे माफ़ तो नहीं करना चाहिए, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अनाब। मेरी शर्मिंदगी तुम्हें दी गई अजियतों को ख़त्म तो नहीं कर सकती, पर मैं तुमसे किए अपने हर बुरे रवैये, हर ज़्यादती की माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो बहुत ठहर ठहर के उससे अपने किए हर जुल्म ज़्यादती की माफ़ी मांग रहा था। शर्मिंदगी और एहसास निदामत उसके चेहरे के तासुरात और लफ्ज़ों से साफ अया हो रही थी। अनाब उसकी बातें खामोशी से नज़रें झुकाए सुन रही थी। अनाब से बात करते हुए हसन की नज़रें और गर्दन झुक सी गई थी। अनाब ने एक नज़र बिना किसी तासुर के हसन को देखा। हसन अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए खुद पर हंसा था। मैंने तुम्हारे साथ जानवरों से भी बदतर गैर इखलाकी रवैया रखा। मैं तो दूसरों का एहसास करने वाला इंसान था, फिर पता नहीं तुम्हारे साथ मैंने ऐसा क्यों किया। शायद मेरी ईगो ने मुझसे वो सब करवाया। मैं बहुत ज़्यादा खुदगर्ज बन गया था, सिर्फ अपना सोचा। मुझसे ज़्यादा सफ़र तो तुमने किया। माँ बाप के सामने बोलने की हिम्मत ना कर सकी और मुझ जैसे खुदगर्ज इंसान से मिली।
तकलीफ़ें, अज़ियतें चुपचाप सहती रही, बर्दाश्त करती गई, और मैं खुद को एक ताकतवर मर्द समझकर तुम जैसी एक नाज़ुक सी, कमज़ोर सी लड़की को मारता रहा, डराता रहा, धमकाता रहा। अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने की कोशिश करता रहा, और तुम सहती, बर्दाश्त करती गई। तुम चाहती तो मेरे माँ बाप को मेरे किए एक एक जुल्म की दास्तान सुनाकर खुद को मेरी बनाई इस कैद से आज़ाद करवा सकती थी, पर तुम चुप रही, एक लफ्ज़ भी मेरे खिलाफ अपने मुंह से ना निकाला। पर अब तुम्हारे साथ और ज्यादती नहीं होगी, तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ अनाब, मैं मैं तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियाँ वापस कर दूंगा। मैं वो इससे वो इस पे किए अपने हर जुल्म, ज्यादती, तशद्दुद पे हद से ज़्यादा शर्मिंदा नज़र आ रहा था। उससे माफ़ी मांगते हुए वो बहुत झुका हुआ सा लग रहा था। वो तो जैसे अनाब से नज़र ही नहीं मिला पा रहा था। अनाब मुसलसल खामोश रही थी, ना कोई शिकवा ना शिकायत, कुछ भी तो नहीं कर रही थी वो, बस खामोशी से उसे सुनती रही। वो बात करते करते जैसे एक पल को रुक गया था। शायद अब जो बात वो उससे कहने जा रहा था, वो कहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो एक पल को खामोश हुआ, फिर कहने लगा, मैं मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा अनाब। मैं खुद तुम्हारी शादी उस लड़के से करवाऊंगा जिसके साथ तुमने एक बहुत ही खूबसूरत प्यार भरी ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे। तुम्हें अब किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ना मुझसे, ना ही अपने पेरेंट्स से या किसी और से। मैं लड़ूंगा सबसे तुम्हारी खुशियों के लिए। मैं बात करूंगा अंकल आंटी से। अगर वो ना भी माने तब भी तुम फिक्र मत करना, मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें हर कीमत पर तुम्हारी सारी खुशियां लौटाऊंगा। अनाब बिना किसी तासुर के उसे देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। हसन ने बहुत मुश्किल से एक नज़र अनाब को देखा था। संडे को मैं तुम्हें अंकल आंटी के पास ले चलूंगा, तुम वहाँ रिलैक्स होके रहना। मैं एक हफ्ते के लिए मीटिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तब तक तुम उस लड़के से कांटेक्ट करना। मैं वापस आकर अंकल आंटी से खुद बात करूंगा। तुम्हें डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वो इसे बहुत आराम से बता रहा था, समझा रहा था। अनाम मुसलसल खामोश थी। उसे खामोश देखकर हसन को यही महसूस हो रहा था कि शायद वो अभी तक उससे डरी हुई है, या शायद वो उसे माफ़ नहीं करना चाहती। कुछ कहोगी नहीं? मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जाऊं? इसकी बात सुन के हसन को कुछ अजीब सा लगा था। कुछ सोचते हुए उसने आहिस्ता से पलके झपकते हुए गर्दन हिला के उसे देखा। वो उसी वक्त जैसे हसन से नजरें चुरा कर उठ के रूम में चली गई। अगले दिन वो लॉन में नए पौधे लगा रही थी जब अचानक हसन की गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। उसने बेसाख्ता गेट की जानिब देखा। मुलाजिम जल्दी से गेट खोलने लगा। गेट खुलते ही हसन गाड़ी अंदर ले आया। पौधे लगाते हुए उसने हसन को गाड़ी से उतरते हुए देखा। गाड़ी लॉक करके सनग्लासेस उतार कर वो अंदर जाने लगा। अचानक उसकी नज़र लॉन में बैठी अनाब पे पड़ी। उसे मुस्कुराकर देखते हुए वो अंदर जाने की बजाय सीधा उसकी तरफ चला आया। ये क्या कर रही हो? इसके करीब आके वो अपने दोनों हाथ कमर पे टिकाए, वो उसके सामने खड़ा होके हैरत से उसे देखने लगा। नए पौधे लगा रही हूँ। एक नज़र हसन को देखकर उसने खुश होके बताया। मत लगाओ, यहाँ कौन ख्याल रखेगा इन पौधों का? कुर्सी खींचकर उस पे बैठते हुए वो उससे कह रहा था। मैं रखूंगी ना ख्याल, उसने बेसाख्ता कहा था। शायद तुम भूल रही हो, हम संडे को जा रहे हैं। हसन की बात सुनकर उसके चेहरे पे एकदम सी उदासी छा गई। आप चाय पियेंगे? एक पल की खामोशी के बाद उसने छोटे गमले को साइड में रखते हुए हसन से पूछा था। हाँ, चाय पीने का मूड तो हो रहा है, पर ऐसा करो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं भी 10 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, फिर यहाँ के ढाबे की चाय पीने चलते हैं। हसन की बात सुनकर उसके चेहरे पे खुशी के तासुरात छा गए थे। वाकई उसने बेयकीनी से कहा था। हसन ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। मैं बस यूं गई और यूं आई। हसन को देखकर हाथ से चुटकी बजाते हुए वो उससे पहले ही अंदर चली गई। अब गाड़ी ढाबे के बाहर खड़ी करके वो जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। अनाब खिड़की पे कोहनी टिकाए बाहर देख रही थी। कुछ ही पल में ढाबे के अंदर से एक लड़का नमूदार हुआ, जो दौड़ता हुआ उनके पास आया। हसन से चाय का ऑर्डर लेके वो वापस चला गया। हसन ने एक नज़र अनाब को देखा, जो आज से बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन सी नज़र आ रही थी। मैं अक्सर यहाँ चाय पीने आता हूँ, तुम पियोगी तो यकीनन तुम्हें भी पसंद आएगी और ये जगह भी याद रहेगी। वो अनाब से बातें कर रहा था कि इतने में लड़का चाय लेकर इनके पास आया। चाय बहुत अच्छी है ना? चाय का पहला सिप लेते ही अनाब ने तारीफ की थी। हसन जैसे खुश हो गया था। यहाँ पे काफ़ी सुकून है। हाँ, बड़े शहरों की तरह ये इतनी अफरा तफरी नहीं, शायद इसीलिए।
मेरी जब यहाँ पोस्टिंग हुई थी तो मुझे लगा था कि शायद मैं यहाँ पे ना रह सकूँगा, पर जब यहाँ आया तो कहीं और जाने का दिल ही नहीं किया। मेरा भी अब यहाँ से जाने को दिल नहीं करता, उसने बेसाख्ता बड़बड़ाते हुए कहा। हसन की इस बात हसन उसकी बात सुन नहीं पाया था। कुछ कहा तुमने? नहीं, नहीं तो, वो कुछ छिटक सी गई। अब अगले दिन लॉन में हसन के बराबर में रखी कुर्सी पे बैठी वो काफी देर से पौधों को देख रही थी। उसके चेहरे पे एक खुशगवार सी मुस्कुराहट थी। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना ये छोटे छोटे पौधे, उसने खुश होकर पौधों की तारीफ की थी। हसन हल्का सा मुस्कुराया। मुझे तो ये पौधे बिल्कुल अपने बच्चों जैसे लगते हैं। एक दिन भी अगर इन्हें ना देखूं तो मुझे चैन ही नहीं आता। उसकी बात सुन के हसन बेसाख्ता कहकहा लगाने लगा, हंसने लगा। भाई, ना तो मुझे बच्चों में कोई इंटरेस्ट है और ना ही इन पौधों में, सिगरेट का कश लेते हुए उसने बताया था। क्यों? उसे हसन की बात बहुत अजीब लगी थी। बस ऐसे ही, सिगरेट का कश लेकर उसने कंधे उचका के कहा था। आपको बच्चे अच्छे नहीं लगते? वो पौधों से हटकर अब बच्चों के टॉपिक पर आ गई थी। हसन कुछ सोचते हुए कहने लगा, लगते हैं, पर मेरी जॉब ऐसी है कि सारा दिन सर खपाना पड़ता है। इसके बाद मुझ में इतना स्टेमिना नहीं रहता कि घर आकर बच्चों का शोर शराबा सुनूं। शुक्र है यहाँ बच्चे नहीं हैं, वरना मेरा क्या हाल होता। उसने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया था। ये क्या बात हुई? मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है। मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे बहुत सारे बच्चे दे। इसकी बात सुनकर हसन ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में पूछा, अच्छा कितने? कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा? वो थोड़ा और शरारती होने लगा। 20-25, अनाब ने तरकी बतरकी जवाब दिया। हसन हैरान हो गया था। ओ माय गॉड अनाब, तुम पागल हो गई हो क्या? इतने सारे बच्चों को रखोगी कहाँ? क्यों? ये इतना बड़ा फार्म हाउस है, हम यहीं रहेंगे पुरसकून माहौल में। और जब मैं यहाँ लॉन में पौधे लगाऊंगी तो साथ साथ बच्चों को इस लॉन में खेलते देखूंगी, उनके साथ खेलूंगी। उनसे ज़रूर ये बात बिना सो उसने ज़रूर ये बात बिना सोचे समझे कह दी थी। हसन एकदम संजीदा हो गया था। वो एक और सिगरेट पीने लगा। मुलाजिमा उनके लिए चाय लेकर आई। आप स्मोकिंग क्यों करते हैं? केतली में चाय केतली में से चाय कप में डालते हुए उसने हसन से पूछा। ऐसे ही, बस आदत हो गई है, हसन ने कंधे उचका के बताया। क्यों? उसने बचकाना अंदाज में पूछा। हसन ने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी। मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे हर किस्म के लोगों से मिलना जुलना पड़ता है। उन लोगों के साथ उठते बैठते मुझे भी स्मोकिंग की आदत हो गई। उसने बहुत संजीदगी से जवाब वजह बताई। छोड़ दे ये आदत। इसकी बात सुनकर हसन हल्का सा मुस्कुराया। मेरी नेचर ऐसी है अनाब कि मैं हर चीज़ के बगैर रह सकता हूँ, पर जिस चीज़ की मुझे आदत हो जाए उसके बगैर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन चीज़ों की आदत हो चुकी है वो तो अब छोड़ना मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता ये कोशिश ज़रूर करता हूँ कि किसी और चीज़ की आदत ना पड़े मुझे। आराम ने हसन की बात सुनते हुए उसे चाय दी। वो खामोशी से चाय पीने लगा। कुछ देर बाद गांव की एक औरत वहां आई और आते ही एक बोतल अनाब को देते हुए कहने लगी, बाजी ये ले तेल, खालिस सरसों का है, इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। अनाब ने उस औरत से तेल की बोतल लेकर साइड में रख दी। वो औरत वहीं नीचे बैठ गई। हाय बाजी, उस दिन जो मैंने आपके बाल झड़ते देखे तो मैं तो इतना परेशान हो गई थी। इतने खूबसूरत बालों की इतनी बड़ी बड़ी लटें ऐसे निकल रही थी जैसे किसी ने बहुत जोर से नोची हो। उस औरत की बात सुनकर हसन एकदम से साकित सा हो गया। उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। अनाब ने महसूस कर लिया था कि हसन इस औरत की बातें बहुत गौर से सुन रहा है। उसके चेहरे पे शर्मिंदगी के तासुरात अनाब ने देख लिए थे। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? अनाम ने उस औरत से पूछा था, ताकि हसन का ध्यान उस औरत की बातों से हट सके। अल्लाह का शुक्र है बाजी, ठीक है। हसन के चेहरे पर शर्मिंदगी और एहसास निदामत और बढ़ने लगी। वो लब भींच कर अनाब को देखने लगा। आपके पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दे। अनाब हसन ने एक गहरी सांस लेकर अपने वॉलेट में से कुछ पैसे निकाल कर अनाब को दिए। अनाब ने वो पैसे उस औरत को दिए ताकि वो कोई और ऐसी बात ना करे और वापस चली जाए। इसकी क्या ज़रूरत थी बाजी, रख लो। अनाब ने जैसे ही कहा तो उसने पैसे ही एकदम ले लिए और जाने के लिए खड़ी हो गई। अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ। उस औरत ने जाने का कहा तो अनाब ने जैसे दिल में शुक्रिया अदा किया। उस औरत के जाते ही अनाब भी हसन से नजरें चुराकर अंदर जाने के लिए उठी ही थी कि हसन ने उसे रोके हुए कहा, एक मिनट अनाब। हसन के रोकने पर उसकी तो सांस ही थम गई थी। तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं? नहीं नहीं, तो बस ऐसे ही, शायद यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा इसलिए। वो कुछ कंफ्यूज सी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हसन को क्या जवाब देती।
अनाब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ। वो हद से ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं, आप खामखा ही परेशान हो रहे हैं, उसने आराम से हसन को कहा और मजीद रुके बगैर अंदर चली गई। मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। हम पहले वहाँ जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें अंकल आंटी के पास ले चलूँगा। गाड़ी चलाते हुए डैशबोर्ड से लाइटर निकाल कर वो अनाब को बता रहा था। वो खिड़की पे कोहनी टिकाए सोचों में गुम थी। हसन की बात सुनकर चौंक सी गई थी और हसन को देखकर ना समझने वाले अंदाज में पूछने लगी, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास? पर क्यों? तुम्हारा चेकअप करवाने? पर मुझे क्या हुआ है? उसने कुछ हैरत से पूछा था। हसन ने बड़ी सांस ली। मेरी वजह से, जो तुम्हारे बालों का हाल हुआ है इसके लिए। हसन की बात सुन के अनाब ने अपना सर सीट की पुश्त पे टिका के आंखें बंद कर ली। आप तो खामखा ही परेशान हो रहे हैं, मेरे बाल तो पहले से ही झड़ते रहते हैं। पता है अनाब, मुझे तुम बहुत ही तेज शातिर और चालाक लड़की लगी थी। तब मैंने ठान लिया था कि तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बात करते करते वो जैसे खुद पे हंसा था। अनाब को प्यार से देखते हुए उसने बहुत नरमी से कहा, तुम बहुत सादा हो अनाब, बहुत मासूम हो। मैंने तुम्हारे साथ जितना बुरा किया, इसका अजाला अगर मैंने ना किया तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। जब तक मैं तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं ले जाता, तब तक मैं खुद को बहुत ज़्यादा कसूरवार समझता रहूंगा। बात करते हुए उसने अनाब को देखा, जो सीट की पुश्त से सर टिकाए आंखें बंद किए हुए थी या शायद सो गई थी। उसने अनाब को बहुत प्यार से देखा था। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। क्या अनाब और इसकी ज़िंदगी दोनों में कभी खुशियाँ आएगी? क्या ये लोग दोबारा एक दूसरे के साथ एक खुशी भरी ज़िंदगी गुजार पाएंगे? क्या इनकी शादी टूट जाएगी? क्या वो असद से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी? अब इसकी आगे की स्टोरी अगली किस्त में जानिएगा। जब तक मेरे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।